विसर्जन असल्यामुळे काही जणांना जमलं नाही. ठीक आहे. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. माई सेल्फ आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर. हमारा सेंटर जो है वो नासिक में सिचुएटेड है। और नासिक में सिटी में दो सेंटर है, एक स्टेशन के पास और एक सिटी में। और साथ ही में हमारा नेचुरोपैथी कॉलेज भी अभी स्टार्ट हो रहा है नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पे। और वहाँ पे भी हम ये सब जो पारंपरिक चिकित्साएं है, ट्रेडिशनल थेरेपीज है इंडियन, जिनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, बट लोग जो है वो आज भी एलोपैथी को प्रेफर कर रहे हैं। और जितना रिजल्ट आपको एलोपैथी फास्ट देती है पेन रिलीफ, उससे भी फास्ट ये ट्रेडिशनल एक्टिव थेरेपी आपको दे सकती है, मैनुअल थेरेपी आपको दे सकती है। तो इसके जो रिजल्ट्स है वो हमें भी जब मिलने लगे, हमने देखा, तो इस फील्ड में फिर एक बड़ा काम करने की सोच हमारी थी। फिर कॉलेज के साथ मिलके अभी हमने आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से इंडिया से पूरे भारत से लोग आके अपना इलाज कर सकते हैं। पंचगव्य चिकित्सा में भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्पेशलिटी है, जिसके लिए आज हमने सर को भी इनवाइट किया है, कि बोन सेटिंग, जो मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज जो है, तो उसमें बोन सेटिंग है, मायोफेशियल रिलीज है, या जो भी मैनुअल थेरेपीज है, उनके बारे में हम आज जान लेंगे। और जहाँ पे आपको ऑपरेशन बताया गया है, तो सच में बिना ऑपरेशन के हम बैक टू नेचर आ सकते हैं क्या? हमारी जो जॉइंट्स है वो पहले फिर से पहले जैसे हो सकते हैं क्या? अगर कोई डिस्क फट गई है बोलते हैं, या फिर गादी खिसक गई है, तो ये टर्म्स जो हम बोलते हैं, क्या सच में ऐसा होता है यार? हो गया है तो वापस वो जगह पे आ सकती है क्या? एक बार अगर डिजनरेशन हो गया तो अगेन वो फिर से बन सकती है क्या? ये सब हम देखेंगे आज के डेट में। अ, सर तो बताएंगे सर का एक्सपीरियंस काउंट क्या है, बट हमारा जो काउंट है वो भी, हमने घुटने के करीब करीब 45 से ज्यादा ऑपरेशन, जिनको 6 साल पहले, किसी किसी को 8 साल पहले, 3 साल पहले ऑपरेशन बताए थे, वो हमने नहीं करने दिए। और आज उनके नीज जो है वो बैक टू नेचर है। और अभी तो आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, तो ये रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए जानते हैं, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आज सर को हम समय देंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर तेजस सूर्यवंशी। नमस्ते डॉक्टर, गुड इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला आपके बिजी शेड्यूल से। सर का ओपीडी रात के 11-11 बजे तक चलता है। सर ने आज हमें टाइम दिया है। तो सर के गाइडेंस से हम ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं, और पेशेंट्स को भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। और बहुत सारे थेरेपिस्ट को भी सर का गाइडेंस मिलता है। ओके। और बहुत सारे जो डॉक्टर्स है वो भी उनका प्रैक्टिस के लिए जो है वो सर से गाइडेंस लेते हैं। तो आज हम सर से समझ लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये मस्कुलोस्केलेटल इशू, और बिना किसी ऑपरेशन और एलोपैथी के भी हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। सो लेट अस इनवाइट डॉक्टर तेजस सूर्यवंशी। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू थैंक आशीष सर। सबको सबको पहले नमस्कार और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणपति पापा जा रहे हैं, लेकिन एक नया साल और नई उम्मीद लेके आ रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे। बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल पेन ये बहुत बार बोला जाता है, हर क्लिनिक में, हर हॉस्पिटल में, कहीं चर्चा में कि ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है। तो ये एक्चुअली दर्द क्या है और क्यों होता है, इसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। और ये दर्द जो है वो कायरोप्रैक्टिस से, बोन सेटिंग से, मैनुअल थेरेपी से, जो भी ट्रेडिशनल इंडियन सेट ट्रीटमेंट मोडालिटीज है या ट्रीटमेंट अप्रोच है, उसमें कैसे फिट होता है। ओके सर। तो मस्कुलोस्केलेटल पेन, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, बेसिकली ये चीज एक बोन, जॉइंट, लिगामेंट, मसल, टेंडन, ये सारी चीजों से रिलेटेड पैदा हो सकती है। और ये जो भी चीजें हैं, या कोई इंजरी हो रही है, या रिपीटेटिव ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं हम, ऑकवर्ड पोजीशन में चला रहे गाड़ी, ऑकवर्ड पोजीशन में खड़े हैं,
ये सारी चीजों का एक मिला जुला जो लेखा जोखा बोल सकते हैं, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल पेन। ये किसी को भी हो सकता है। जैसे इंजुरी अगर बोन को हो रही है तो वो फ्रैक्चर करता है। बोन पे अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसके आजू बाजू की जो मांसपेशियां हैं उन पे भी वो असर करता है। या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन है जिसको हम अर्थराइटिस वगैरह बोलते हैं, उससे क्या होता है, अर्थराइटिस में बहुत सारे जो आजू बाजू की जो मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स, टिश्यूज, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उस पे बहुत ज्यादा लोड आता है। और वो लोड सिग्निफाई करता है आपके ब्रेन को। और उसके कारण ही हमको एक माइल्ड पिक्चर आता है मस्कुलोस्केलेटल पेन का। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, यार मैं थोड़ी देर भी बैठा हूँ या बस में जा रहा हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे बैक में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, मुझे पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। या फिर कहीं मैं काम कर रहा हूँ, जूते की लेस डालनी है मुझे तो उसमें भी तकलीफ होती है। मैं टॉयलेट बैठ रहा हूँ तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, बहुत जल्दी मुझे फटीग आ जाता है। ये सारी चीजें एक रिपीटेटिव ट्रॉमा के कारण होती है। और ये मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है, ये पेन मस्कुलोस्केलेटल से कैसे रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पेन जहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, या तो वो बोन के अंदर होगा, या तो जॉइंट के अंदर होगा, या तो लिगामेंट्स जो जॉइंट्स और बोन्स को बनाते हैं, मसल्स जो आपकी मूवमेंट कराते हैं, और टेंडन जो वो मसल को बोन के साथ अटैच करता है। तो ये दो तरह के पेन हो सकते हैं। एक तरह का पेन जिसको हम बोलते हैं एक्यूट, जो एकदम नजदीक में ही हुआ होता है। और दूसरा होता है क्रॉनिक, जो बहुत सालों से हम उसके साथ जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी पे एक पर्टिकुलर एरिया पे या एंटायर बॉडी पे अफेक्ट करती हैं। तो ये पेन रिलेटेड टू मस्कुलर सिस्टम में स्केलेटल का मतलब है कि अपना पूरा बॉडी का ढांचा, और जो चला रहा है बॉडी का ढांचा मसल्स, और जो मसल्स को कंट्रोल कर रहा है वो है हमारी नर्व्स। का? अब नाही नाही, मी हे ऐकतोय लेक्चर. हा मला सांगणार होतो की मी नंतर ठेवतो. किया म्यूट सर, कर। म्यूट किया। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अब सिम्टम्स एंड कॉजेस, इसका मतलब है कि कारण क्या है और उसकी रूपरेखा कैसी होती। कॉमन जो चीजें हैं, बोन फ्रैक्चर जो मैंने पहले बताया आपको। बोन फ्रैक्चर मतलब सीधा अगर जॉइंट को ट्रॉमा हो रहा है गाड़ी पे, या फिर गीले रास्ते पे हम चल रहे हैं, अभी फिलहाल बारिश है तो ये बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेंट करके आएंगे बोन फ्रैक्चर्स की। दूसरा होता है जॉइंट डिसलोकेशन। जॉइंट डिसलोकेशन का मतलब है कि कोई भी एक जॉइंट उसकी पोजीशन पे बदल जाता है। वो क्यों बदल जाता है, या तो मान लीजिए कि कोई अपोजिट फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है, या बहुत ज्यादा फोर्स उसी जॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ये दोनों चीजों के कारण पॉइंट जॉइंट अपनी जगह से निकल जाता है। दूसरी तीसरी चीज है, या तो मसल्स पे डायरेक्ट ब्लो होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम चल रहे और फिसल गए, फिसलने के बाद जैसे ही एडी मुड़ जाती है अपनी, वो सीधा डायरेक्ट ब्लो टू मसल, बोन या जॉइंट होता है। ये तीन जो चीजें हैं, ओवर यूज और पुअर पोस्चर, ये हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं। ओवर यूज का मतलब है कि बहुत कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन पे काम करना, और दिन रात काम उसी एक्शन में या उसी पोजीशन पे काम करना। और पुअर पोस्चर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुअर पोस्चर मतलब ये वाली चीज जो काइफोसिस और लॉर्डोसिस जो बहुत लोगों के बीच में दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह हम निग्लेक्ट करते हैं। अगर आपकी गाड़ी अलाइनमेंट में नहीं है जैसे वीडियो में आया, तो ये ऑब्वियसली आपको ज्यादा देर तक माइलेज नहीं देगी, और जल्दी ही ये गराज में जाने वाली है। तो ये सिम्टम्स क्या है, अब सिम्टम्स मतलब वो क्या क्या महसूस कर सकता है पेशेंट। पेशेंट सबसे पहले स्टिफनेस या एकिंग, जिसको बोलते हैं दर्द और अकड़न, ये महसूस करेगा। या तो बर्निंग सेंसेशन, बहुत जलन जैसी सेंसेशन मसल्स के ऊपर महसूस करेगा। फटीग मतलब थकान। मसल ट्विच मतलब मान लीजिए कि जैसे क्रैम्प्स आते हैं पैरों में या हाथों में, बहुत ठंड के कारण या बहुत गर्मी में, और जब पेन ज्यादा बढ़ जाता है कोई मूवमेंट में। ये सारी चीजें आपकी थकान, अकड़न, स्टिफनेस, बर्निंग सेंसेशन, मसल ट्विच, ये सारी चीजें आपको स्लीप डिस्टरबेंस करेगी, और स्लीप डिस्टरबेंस आपकी पूरी सिस्टम को हैम्पर करेगी। अब ये मस्कुलोस्केलेटल पेन हम हमेशा देखते हैं कि कैसे कोई डॉक्टर डायग्नोस करता है। तो डायग्नोसिस के लिए एक तो थरो मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, जहाँ पे आपकी पूरी मेडिकल बैकग्राउंड चेक किया जाता है। आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोई और दूसरी बीमारी है, या फिर थकान आ रही है तो बुखार आया था क्या, ये सारी चीजें। और उसके बाद वो एग्जैक्टली डायग्नोस करेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब कोई डॉक्टर। हैंड्स ऑन एग्जामिनेशन मतलब आपको टच करके पता कराएगा।
उसमें हमेशा हम ये चीजें देखते हैं कि आपको ये बहुत सारी टेस्ट करनी पड़ती है। ब्लड टेस्ट रहती है, सीटी स्कैन्स रहता है, एमआरआई रहता है, एक्सरे रहते हैं। अब ये हर चीज हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको निगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमको बताती है। जैसे बॉडी के अंदर कोई हेमोग्लोबिन की कमी होगी, और हम अगर हेमोग्लोबिन को अटेंड नहीं करेंगे तो आदमी को बहुत ज्यादा थकान आती है, बहुत जल्दी वो फटीग होता है। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यही चीज सीटी स्कैन्स और एमआरआई, बहुत लोगों ने ये एमआरआई एमआरआई सुना होगा। एमआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायग्नोसिस के लिए। जब कोई आपको एग्जामिन कर रहा है, लोकली एग्जामिनेशन कर रहा है, और उसके बाद भी उसको महसूस हो रहा है कि कुछ तो दिक्कत है जो हमें समझ में नहीं आ रही, उस वक्त मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसे एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एमआरआई हमको एक पिक्चर देता है कि जॉइंट या फिर आपकी डिस्क में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और उसको आप काउंटर कैसे कर सकते हैं। एक्सरे यूजुअली फ्रैक्चर्स में यूज किया जाता है। हमेशा एक्सरे लेने के बाद अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो एमआरआई करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पहले पूरा डायग्नोसिस करना चाहिए, और एग्जैक्टली क्या डायग्नोसिस स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए वो दिखाता है। अब ये सारी चीजों के पहले हम करते ये है, या तो ठंडे से सेक लीजिए या गर्म से सेक लीजिए। इसके कारण क्या होता है कि वो चल जाता है, थोड़े दिन के लिए हमको आराम मिलता है, तो उस हिसाब से हम निकाल देते हैं वो चीज। या तो फिर मेडिकल स्टोर में जाके मेडिकल पे पेन रिलीफ ड्रग्स ले लेते हैं, जो एक्चुअली सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बहुत हानिकारक है। ये भी होने के बाद थोड़ा दर्द कम हो गया तो हम खुद के हिसाब से यूट्यूब देख लेते हैं। यूट्यूब से बहुत सारी ताकत कैसे बढ़ाएं, स्ट्रेचिंग कैसे करें, ये सारी चीजें यूट्यूब से सीख के हम इम्प्लीमेंट करते। हर एक चीज आपको वही लागू पड़ेगी ऐसा नहीं है, शायद आपका रूट कॉज अलग होगा, और आप स्ट्रेंथनिंग या कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस अलग चीज के लिए कर रहे होंगे। जैसे किसी को अगर सर दर्द हो रहा है और वो पेट की गोली ले रहा है, दोनों दर्द कम करने की गोली है, लेकिन जो असर सर पे होना चाहिए वो पेट पे हो रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि बहुत बार हम स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग एक्सरसाइज को मिक्स मैच करते हैं। ये यूट्यूब साइंस के कारण होता है। सारी चीजें यूट्यूब पे मिलके पढ़ना या सीखना गलत बात है, इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। और फिर उसके बाद रहता है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक मतलब योगा में ज्वाइन कर लेना, या फिर कोई क्लब ज्वाइन करके एक्सरसाइज शुरू कर देना, मॉर्निंग ग्रुप तैयार करना। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए भी आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए वो स्ट्रेस लेने के लिए। तो ये सारी चीजों के बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज नई डायग्नोस हो रही है, नई तकलीफ खत्म हो रही है, तो हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं। हम जाते हैं एक्यूपंक्चर पे, हम जाते हैं कायरोप्रैक्टिस पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, फिजिकल थेरेपी पे, या फिर डॉक्टर्स के पास जो स्टेरॉइड्स या स्प्लिंट्स की बातें करें। ये सारी चीजें ही हमको बताती हैं कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कौन सी क्या कब करनी है। और प्रिवेंशन, ये इसके साथ कि हम मस्कुलोस्केलेटल पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप गलत बैठ रहे हैं लैपटॉप पे, गलत काम कर रहे हैं, तो आप अपना पोस्चर ठीक करें, ये एक करेक्शन है। या तो फिर आप काम का टाइम कम कर दें, या तो फिर आप करेक्ट लिफ्टिंग प्रैक्टिस करें अगर आपको कोई चीज उठानी है। ये सारी चीजें आपको स्लाइड्स में दिख रही होंगी। ये हम मस्कुलोस्केलेटल पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब है कि अगर किसी को नहीं है, अगर वो ये सारी चीजें करेगा तो उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन बहुत बार हम ये चीज पे एक्सपोज्ड हो चुके हैं, कोई भी यहाँ से नहीं गया है, कोई भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा है, सब में कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई पेन होता है। उसी लिए हमको देखना चाहिए कि कौन सी मस्कुलोस्केलेटल पेन बहुत ज्यादा रिस्क में है, और कौन सी मस्कुलोस्केलेटल पेन हम डायग्नोस करके उसको ठीक कर सकते हैं। अर्ली बर्ड राइजेस बोलते हैं कि अर्ली बर्ड को अगर जो जल्दी उठता है उसको सब चीजें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। वही चीज है, अगर हम जल्दी समझ लें कि हमको कौन सा पेन है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम जल्दी तैयार हो जाएंगे। अर्थराइटिस, ये बहुत बार लोगों ने सुना है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस ऐसी चीज है कि ये एज रिलेटेड की एक मिथ है कि अर्थराइटिस सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है। बिल्कुल नहीं, अर्थराइटिस अब फिलहाल 30 से 35 लोगों में भी हो रहा है। इन्हीं के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ऑस्टियो अर्थराइटिस फीलिंग आती है, थम की अर्थराइटिस आती है। ये यूजुअली रिपीटेटिव ट्रॉमा के कारण, बहुत बार एक ही चीज बार बार लगातार करके हम बोन को जॉइंट को इंसल्ट कर रहे हैं, उसके कारण ये अर्थराइटिस होता है।
ये टर्मिनोलॉजी है फाइब्रोमायाल्जिया। फाइब्रोमायाल्जिया मतलब ऐसा है कि अगर कुछ नहीं मिला है पेशेंट में तो उसको डायग्नोस कर दो फाइब्रोमायाल्जिया। फाइब्रोमायाल्जिया मतलब एक वेग टर्म है जहाँ पे कोई भी नोन कॉज नहीं है, लेकिन पेशेंट को पेन होता है, फटीग होता है, मसल टेंडन में बहुत ज्यादा थकान आती है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है, मतलब रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहता है, एंग्जाइटी रहती, तो उसको डायग्नोस कर देते हैं फाइब्रोमायाल्जिया। ये टर्मिनोलॉजी यूज करने के वक्त बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा, आप लोगों में भी, कि बहुत बार डॉक्टर के पास गए, उसके बाद बोलते हैं कि ये आपका एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम है, ये फिजिकल प्रॉब्लम तो कुछ दिख नहीं रहा है। बट वो चीज एक्चुअली मसल रिलेटेड ही रहती है, लेकिन उसका रूट कॉज कोई अलग रहता है। क्या हम मस्कुलोस्केलेटल पेन को अवॉइड कर सकते हैं या उसके साथ जी सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हम कोप कर सकते हैं उसके लिए। एक तो है स्मोकिंग अवॉइड करना है। स्मोकिंग अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो कोई भी इंजरी के लिए जो टाइम लगता है हील होने में या ठीक होने में, वो प्रोलॉन्ग होता है, तो आप ज्यादा देर तक इन्फ्लेमेशन में रहते हैं। ईट हेल्दी नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट। हेल्दी डाइट तो सबको सब बताते हैं कि कौन सा डाइट लेना चाहिए, लेकिन हम बहुत बार इन्फ्लुएंस होते हैं प्रोसेस फूड के लिए, इंस्टेंट फूड के लिए, पानी पूरी से लेके पाव भाजी सारा इंस्टेंट फूड है, जहाँ पे बहुत सारे प्रेसिपिटेटिव्स यूज किए जाते हैं। जब भी दर्द हो रहा है तो रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेली रूटीन में आप हमेशा स्ट्रेचिंग कीजिए। पेन मेडिकेशंस हमेशा लीजिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। खुद से लिए हुए पेन मेडिकेशंस काम नहीं करते हैं। और जब भी दर्द होता है तो आइस एंड हीट का मसाज या फिर अप्रोच लेना जरूरी है। अब ये प्रेजेंटेशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव कायरोप्रैक्टिक्स के लिए कैसे बेनिफिट होगा। तो एक बेसिक चीज है कि ये यहाँ पे अगर आप स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की है जिसको बैक एक पेन हो रहा है, उसकी स्पाइन की अलाइनमेंट को अपन करेक्ट कर देंगे तो वो करेक्शन या उसी को ट्रीटमेंट को बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट मतलब ये बहुत सिमिलर टर्म यूज की जाती है कि चलो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये एडजस्टमेंट ही ऐसी चीज है जो आपको बैक टू नॉर्मल चीज पे लाने वाली है। तो ये प्रेजेंटेशन यूजुअली सिर्फ ये है कि कायरोप्रैक्टिक्स केयर क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है। अब काइनेटिक चेन है बॉडी की, जैसे हम मान लें कि एक रेलवे है, उसके बहुत सारे डिब्बे हैं। अगर कोई एक रेलवे का डिब्बा रेल से निकल जाता है बाहर की तरफ, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे रेल के डिब्बे अपने रेल लाइन से बाजू में जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे ये स्लाइड देखी है, ये दिखने है आपको कि यहाँ पे कंधे ऊपर नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे हिप ऊपर नीचे दिख रहे हैं। सारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक जगह से है, या तो आपको ठोकर लगी होगी, या घुटने में दर्द हुआ होगा, या हिप पे स्प्रेन हुआ होगा, या गर्दन में होगा। तो सारी चेन एक से दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी आइसोलेटेड या कोई भी अलग से काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक एरिया स्पाइन का है जो आइदर ऊपर की तरफ दिखेगा या नीचे की तरफ दिखेगा। और बहुत सारे स्पाइन से रिलेटेड जो नर्व्स आते हैं वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, मतलब स्पाइन के अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहां से नर्व्स बाहर की तरफ आते हैं, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। वहां पे अगर पिंच हो रही है यहाँ पर, या फिर वहां पे अगर वो प्रेस हो रही है, तो वो जहां पे प्रेस हो रही है तो वो जहां की ऑर्गन्स को रिलेट कर रही है या जहां पे वो जा रही है, वहां के ऑर्गन्स को, मसल्स को और टिश्यूज को वो डैमेज कर रही है, या फिर वहां पे उत्तेजना कम हो रही है। जैसे एक सिंपल सा है कि कुछ घरों में एमएससीबी का अगर सप्लाई आ रहा है और कुछ ब्लॉक्स में एमएससीबी का सप्लाई नहीं आ रहा है, तो यही चीज होती है। अगर कोई एक करंट पे या एक जगह पे कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया ही ब्लैकआउट में रहेगा। अब हमारी बॉडी कैसे काम करती है? हमारी बॉडी पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम पे काम करती है। और नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन रहता है जो पूरा सेंटर्स चलाता है। उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड जिसको अपन मंजा तंतु कहते हैं। उसके बाहर जो निकलती है उसको हम नर्व्स बोलते हैं। और ये नर्व जहां जहां पे जा रही है वहां पे वो फीड कर रही है, मतलब ऊर्जा दे रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्लाइड में, दो तरह की काम करते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ये सारी चीजें आपकी स्पाइन रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी
तो ये दिक्कत या तो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। और इसलिए बहुत सारे टाइम पे पेशेंट बोलता है कि मुझे गैस का भी प्रॉब्लम होता है पीठ दर्द में, या फिर मेरी छाती में बहुत ज्यादा अकड़न आती है। अगर गर्दन दर्द कर रही है तो छाती में भी उसको थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा, या फिर हाथों में झुंझुनाहट आती है। तो बहुत सारी चीजें नर्व से रिलेटेड होती है। तो सारी की सारी एक बिग आइडिया ऐसी है कि अगर नर्वस सिस्टम सारी चीज को कंट्रोल कर रही है और उसको एक जुगड़े में ले रही है, तो ये सारी चीजें स्पाइन से ही रिलेटेड ओरिजिन करेंगे। यानी दिक्कत अगर स्पाइन में ही है तो वहां से अगर आप ठीक करोगे स्पाइन को, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन, मतलब स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी बॉडी को और आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, बेसिकली अफेक्ट करता है, मतलब क्या करता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि अगर एमएससीबी का एक एरिया ब्लॉक है, वहां पे ब्लैकआउट हो गया है, तो वो ब्लैकआउट यूजुअली एक डीपी से आता है। तो अल्टर्ड सिग्नल जा रहे हैं, अल्टर्ड सिग्नल मतलब जहां पे वो जाने नहीं चाहे या फिर कम जा रहे हैं, जैसे वोल्टेज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वही चीज होती है सबलक्सेशन। मतलब एक स्पाइन अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिला तो वो थोड़ा सा हिला हुआ स्पाइन जाके आजू बाजू के नर्व्स को कंप्रेस करेगा। और जैसे ही वो कंप्रेस करेगा वहां पे या तो वोल्टेज कम होगा या हाई होगा, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके एरिया से रिलेटेड सिस्टम में जाएंगे। जैसे अगर लोअर बैक में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर सबलक्सेशन कहीं स्टमक के पास वाले स्पाइन पे हो रहा है तो वो डाइजेशन प्रॉब्लम करेगा। यही चीज अगर सबलक्सेशन गर्दन के पास या मिड बैक में हो रहा है, दैट इट विल कॉज हेडेक या विजन प्रॉब्लम। आशीष सर, आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ। जी नहीं सर, ये ठीक है। प्रेजेंटेशन खत्म कर लेते पहले। ठीक है। सो आप, अभी ये क्वेश्चन है कि अगर कोई सबलक्सेशन हो रहा है कोई स्पाइन में, तो वो प्रॉब्लम को रिलेट करेगा? जी बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी का मैकेनिक्स ही ऐसे डेवलप हुआ है कि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। गर्दन की कोई चीज दिक्कत कर रही है तो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहेगा, हालांकि गर्दन के एरिया में वो ज्यादा दिखेगा। सो हमारी नर्वस सिस्टम हमारी बॉस है, और जब भी कोई बॉस काम करता है तो वो सारी चीजों का काम करता है। इट रन्स एवरीथिंग, आपकी इम्यून सिस्टम से लेके मूवमेंट तक। अगर आपका बॉस पुअर है तो आपकी कंपनी बहुत पुअर रहेगी, और कंपनी पुअर रहेगी तो आपको हालत भी वैसी ही रहेगी। तो सबलक्सेशन मतलब अगर स्पाइन का कोई अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो वो नर्व को इंटरफियर करेगा, मतलब आपके वोल्टेज को इंटरफियर करेगा। अगर वोल्टेज इंटरफियर हो रहा है तो आपका एबनॉर्मल फंक्शन होगा, और एबनॉर्मल फंक्शन मतलब जो ऑप्टिमम लेवल पे काम करना चाहिए वो नहीं होगा, और उसी के कारण एक ऑप्टिमम हेल्थ यानी दर्द का प्रोडक्शन महसूस होगा। सो कायरोप्रैक्टिस का मेनली पैटर्न ये है कि वो 5 जगह पे थॉट पे काम करता है। 5 थॉट्स यानी सबसे पहले न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरोपैथोलॉजी मतलब अगर नर्व का कोई प्रॉब्लम है, नर्व का कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है तो उस पे काम करेगा। अगर मूवमेंट का कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं काइनेसियोपैथोलॉजी, तो उस पे काम करेगा। अगर मसल में कोई दिक्कत आ रही है तो उस पे भी काम करेगा। अगर टिश्यू नॉर्मेलिटी नहीं हो रही है, मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा टाइट स्किन लग रही है, एक जगह पे वो थोड़ा सा ब्रूसेस आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन आ रही है, तो उस पे काम करेगा। और ये सारी चीजों को मिला के अपनी बॉडी की अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी खराब हो रही है तो वो भी अनकरेक्टेड सबलक्सेशन, मतलब अगर कोई सबलक्सेशन गलत भी हो रहा है तो उसको करेक्ट करने के बाद ये वापस नॉर्मल चीज पे आएगा। तो बेसिकली 3 T's है कायरोप्रैक्टिस में। एक है आपका थॉट मतलब विचार, एक है ट्रॉमा मतलब आघात, या फिर उसको बोलते हैं कोई ट्रॉमा लगना, या कोई ये होना, दर्द होना। और टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मतलब दोनों होते हैं, या तो मेंटल टॉक्सिन्स या फिर अपन जो खा रहे हैं या दवाई ले रहे हैं। दिस इज ऑल 3 T's ऑफ कायरोप्रैक्टिस, इसी पे कायरोप्रैक्टिस काम करेगा। कायरोप्रैक्टिस में थ्री, पहला जो थॉट है फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा मतलब डायरेक्ट अगर कोई ट्रॉमा हो रहा है वहां पे काम होगा। केमिकल स्ट्रेस मतलब अगर कोई ज्यादा दवाई खा रहे हैं आप, उसमें भी होता है। और सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल स्ट्रेस,
यानी ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब ये दर्द होता रहता है तो होने दो और बॉडी उसी के साथ चल रही है, दैट इज ऑटो सजेशन। उसमें बॉडी हमेशा अडेप्ट करने की कोशिश करेगी और अडेप्ट के कारण बहुत सारे जो नॉर्मल फंक्शंस है उसको वो अफेक्ट करेगी। केमिकल स्ट्रेस एंड टॉक्सिन्स मतलब वही है जो हम खाते हैं, जैसे दवाइयाँ या फिर फूड के जरिए जो भी प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, वो सीधा आपकी बॉडी पे असर करते हैं और निगेटिवली असर करते हैं। तो हमारी बॉडी हमेशा दो वजह से रिएक्ट करती है, फाइट करती है या फिर फ्लाइट करती है। मतलब या तो वो रेजिस्ट करेगी या फिर उसी के साथ वो फाइट करती रहेगी। जब भी वो रेजिस्ट करेगी तो बहुत सारा स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आएगा। और अगर फ्लाइट कर रही है या फिर उसके साथ ही बह रही है तो इनडायरेक्टली वो भी अन्यूट्रिशनल फूड सेल्स की तरफ जा रही है, इसके कारण भी सेल्स में दिक्कत आती है। इमोशनल स्ट्रेस और ऑटो सजेशन मतलब ये है कि कोई भी आपका फिजिकल और केमिकल चेंज इन द बॉडी, मतलब अगर आपको पैर में ठेस लग रही है तो वो सारी चीजें आपके स्पाइन तक जाएगी और धीरे धीरे आपका स्पाइन अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, जैसे यहाँ के पिक्चर में दिख रहा है। जो नॉर्मल पोस्चर है वो अल्टर्ड होगा। यही चीज वापस, अगर आप खुश हैं तो आपका पोस्चर बहुत इरेक्ट रहता है, अगर आप दुखी हो जाते हैं तो आपका पोस्चर थोड़ा सा स्लाउस्ड होता है। ये चीज आपके एक्सपीरियंस के साथ काम करती है, मतलब आपका बॉडी का एक एक्सपीरियंस रहता है कि दर्द होने के बाद आप झुके रहेंगे, खुशी होने के बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करेंगे। ये मसल्स के ऊपर टाइटन या फिर लूजनिंग इफेक्ट करता है। और जब भी वो मसल्स के ऊपर इफेक्ट करता है वो आपकी स्पाइन के ऊपर जाता है, क्योंकि स्पाइन से ही रिलेटेड मसल्स रहती है, वो पुल करेंगी एबनॉर्मल वे में। इसके इंडिकेशंस क्या दिखेंगे आपको? एक तो आपका कॉर्टिसोल लेवल्स, मतलब आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसराइड्स बड़े हैं वो आएगा। हमेशा आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहेगी, आपकी इम्यूनिटी कम होती रहेगी और नर्वस सिस्टम में लेथार्जी या फिर थकान महसूस होगी। इम्यूनिटी सिस्टम कम होते कारण ही, जैसे ही बहुत लोगों को जल्दी जुकाम पकड़ लेता है या बहुत जल्दी कुछ खाने के बाद हेडेक हो जाता है, ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें इतनी इफेक्ट कर रही है तो एक सबलक्सेशन, मतलब एक जगह पे अगर दिक्कत है, वो बहुत छोटी चीज है, माइट नॉट, मतलब अगर देखा जाए कि वो छोटी सी सबलक्सेशन अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ चलते हैं। मगर अगर वो सबलक्सेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है तो एक डीजेनरेटिव प्रोसेस में जा रहा है, और जैसे ही वो डीजेनरेटिव प्रोसेस में जा रहा है वो आपको धीरे धीरे अफेक्ट करने वाला है। तो वन सबलक्सेशन, अगर एक सबलक्सेशन या फिर एक माल अलाइनमेंट को भी हम ठीक करते हैं और उसको एडवाइस करते हैं या एड्रेस करते हैं तो बहुत सारे जो होनारी दिक्कत होती है या फिर जो होने वाली दिक्कत है वो कम हो जाएगी। सो मेरा कहना है कि अगर आपको पूरा पोटेंशियल आपकी लाइफ का चाहिए है और हेल्थ ऑप्टिमम चाहिए, तो एक तो सबलक्सेशन चेक करके उसको करेक्ट कीजिए। और अगर आपको बिल्कुल भी तकलीफ भी नहीं हो रही फिर भी एक बार एडजस्टमेंट कर लीजिए ताकि आपकी ऑप्टिमम हेल्थ और हेल्थ बनी रहे। हाँ आशीष सर। जी सर। हाँ, आई एम डन विथ प्रेजेंटेशन ना। जी सर, थैंक यू सर। सर अभी हम थोड़ा ओपीडी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जी जी। हम्म, किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो हाँ फिर एड्रेस कर लेता हूँ मैं। जी। हाँ जी। सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देंगे। हाँ जी, कर दी मैंने। ओके। सो ओके। सो मधुवंती वाखरे मॅडम जे आहेत, हम्म, आप आपका जो प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे लिस्थेसिस L5/S1 जी। टिल 20 years। तो हम्म। सर आप मैम आप अनम्यूट कर पाएंगे? सर ठीक है, ये इशू पे हम क्या प्रोटोकॉल रहेगा हमारा ट्रीटमेंट का? और देखिए पहले उनका एक ओल्ड हिस्ट्री है कि शी हैज बीन डायग्नोस्ड विथ लिस्टेसिस एंड 10 to 12 years बैक, और कंटिन्यूस ओवरलोड या पोर पोस्चर है। तो ये एक चीज वहां पे ही डायग्नोस हो गई कि L4 L5 ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गया है।
तो उसको अडेप्ट करने के लिए उनको नी का अडेप्टेशन रहेगा, एंकल का रहेगा, सबटैलर जॉइंट का, और उसी के साथ शोल्डर का भी रहेगा। तो ये कारण ही उनको नमनेस ऑफ सर्वाइकल मतलब नमनेस ऑफ हैंड आ रहा है। मतलब जैसे जैसे मैंने जैसे कहा प्रेजेंटेशन में, अगर कोई एक जगह पे आपका सबलक्सेशन हो रहा है तो आइदर वो नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। एक सर ने पूछा है, प्रणव पटेल ने, इज इट नेसेसरी टू डू एमआरआई फॉर बैक पेन प्रॉब्लम? आई पर्सनली फील सर कि जब तक आप डायग्नोस कर रहे हैं हर चीज को एमआरआई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको पहले अलाइनमेंट पता चल रही है, पेशेंट डायग्नोसिस हिस्ट्री से पता चल रही है, एक्सरे भी पता चल रहा है, तो हमेशा एमआरआई करने की जरूरत नहीं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप गिरे हैं, आपको ट्रॉमा हुआ है कहीं पे, वो चीज पे आप एमआरआई करेंगे। मेरे ख्याल से हर हर पेशेंट को एमआरआई सजेशन करना अलग चीज है, बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरी पेशेंट विद बैक पेन शुड गो फॉर एमआरआई। यस। योगेश गोरे सर ने हाथ उठाया है, शायद उनको कुछ पूछना है। योगेश सर, अनम्यूट करा। हा सर. नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मी योगेश गोरे आपलं हाँ अहमदनगरवरून बोलतोय. हाँ सर. तर माझा मग सरांबरोबर कॉल झाला तर त्यांनी लिंक पाठवली आणि ते म्हणजे जॉईन व्हा, ऐकलं मी तुमचं सगळं लेक्चर वगैरे. हाँ सर. तर मला 3 वर्षापासून एव्हीएनचा प्रॉब्लेम आहे. हाँ सर. राईट राईट साईडला आता 4 ग्रेड आहे माझी. हाँ माझी मुवमेंट वगैरे सगळी चालू, फक्त मला पेन भरपूर आहे, पेन जास्त होते माझ्या गुडघे मध्ये, आणि पेंट्र्या पोटऱ्या बिटऱ्या सगळं पॅक होतं नाही का, पूर्ण जाम होतं, टाईट होतं. सर, चालताना थोडस बाजूला पाय फेकला जातो का तुमचा? हो हो हो, बरोबर. लिम्पिंग होतं थोडं. लिम्पिंग होते. बरं, एकाच बाजूला होते की दोन्ही बाजूला होते सर? नाही, एकाच बाजूला आहे माझ्या, राईट एकाच साईडला. बाजूला. आता कॉम्प्रोमाइज काय झालं माहिती, एका साईडला ऑलरेडी एव्हीएन डायग्नोज झाले सर. एव्हीएन हो इरिव्हर्सिबल वगैरे आहे, पण एव्हीएन लाईफ थ्रेटनिंग बिलकुल नाही. म्हणजे त्याच्याने आपल्या शरीरावरती बाकी काही परिणाम होणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा की काही आता जे 4th ग्रेड आहे म्हटल्यावर ऑलरेडी सर ते फ्यूज झालेलं आहे. आपल्याला फार तर फार त्याची मुवमेंट वाढवायची असेल ना, त्याच्याशी रिलेटेड जे स्ट्रिंग्स आहेत, म्हणजे जे मसल्स, लिगामेंट्स आणि फेशिया आहे, याला जर आपण थोडंसं मोकळं केलं आणि त्याचं बंधन तयार केलं तर आपल्याला बऱ्यापैकी फरक पडून जाईल सर त्याचा. हा हा. हा. तर म्हटले तर श्रीरामपूरला येऊन जा तिथं. बर. हा हा, बरोबर, मला नीरज सरांनी सांगितलं ते. हा, ऑल सिम्पटम्स आर लाईक शियाटिका. ऑफकोर्स शियाटिका हे फार काय झालंय माहिती का, शियाटिकाचा एक फार मोठा बाऊ तयार केलेला आहे की प्रत्येक पेशंटला मायाला मुंग्या येतात म्हणजे त्याला शियाटिका आहे. बिलकुल अशी गरज नाही. शियाटिका ही एक नर्व आहे, ती इन्फ्लेम झाली तरच होतं. पण मॅक्सिमम काय होतंय, 4था-5वा मणका जो आहे ना आपला, हा सर्वात जास्त. गोरे सर, तुम्ही प्लीज म्यूट करता का तुमचा माईक? एक मिनिट. समजा ट्रीटमेंटने आपलं पेन वगैरे रिकवर होऊ शकतं का, मला विचारायचं होतं. हा, बऱ्यापैकी रिकवर होऊन जातील, तुम्हाला मोबिलिटी वाढेल तुमची. आणि मी जसं म्हटलं ना, ऑप्टिमम हेल्थ येण्यासाठी आपल्याला ऑप्टिमम ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. चांगली हेल्थ येण्यासाठी आपण चांगली ट्रीटमेंट घेतली आणि नैराश्य बिलकुल आणायचं नाही. हे सगळ्या गोष्टीला आन्सर्स मिळतात, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित पार होऊ शकतात. फक्त आहारात बदल करायचा. ऑलरेडी मला वाटतं तुम्ही गोळ्या खाऊन भरपूर झाल्या असेल तुमच्या. गोळ्या मी जास्त नाही खाल्ल्या, सुरुवातीलाच खाल्ल्या. आता ट्रीटमेंट वगैरे सगळं बंद. फक्त मी आता हेल्दी आहार घेतो, सतत हम्म. संतुलित आहार, हा. आणि आणि एक्सरसाइज वगैरे चालू आहे. आता माझं वेट पण भरपूर होतं, पण वेट कमी केलं मी, 10-12 किलो असं सध्या. हा, आता वय किती आहे तुमचं? माझं 38. 38 वय. आणि हो. कोविड वगैरे काही झालं होतं का? कोविड झालं, पण कोविडच्या अगोदरच माझा एव्हीएनचा प्रॉब्लेम होता. एव्हीएन डायग्नोस आधीच झाला होता का? हो हो. हम्म. त्यानंतर कोविड झालं. अच्छा, म्हणजे थोडीशी इम्युन सिस्टीम आपली कॉम्प्रोमाइज झाली. सर, होऊन जाईल, काय अडचण नाही त्याला. हो. आणि माझ्या मुलाचा एक प्रॉब्लेम होता, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी म्हणून. हा त्यासाठी काही होऊ शकतं का? सर, मस्क्युलर डिस्ट्रोफी हा जेनेटिक प्रॉब्लेम आहे बरं का. याच्यात त्यानं क्रोमोझोमल इन्व्हॉल्वमेंट आहे. आता मस्क्युलर डिस्ट्रोफी हा प्रोग्रेसिव्ह मस्क्युलर डिसऑर्डर मध्ये जातो. तरीही त्याला ऑप्टिमम हेल्थ देणं हे काम एका थेरपिस्टचं असतं. म्हणजे तो फिजिओथेरपिस्ट असू द्या, नाहीतर कुठलाही हेल्थ केअर प्रॅक्टिशनर असू द्या. तर त्याच्यासाठी आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी करता येतील, ज्या फक्त कायरोप्रॅक्टिक ऍडजस्टमेंट नाही, पण त्याच्या बरोबर आपल्याला बाकीच्या गोष्टी कराव्या लागतील त्याला. हा, मी आपल्या क्लिनिक मध्ये त्याला आणलं तर चालेल बुवा, असं विचारायचं. हा हा, चालेल ना, काय अडचण नाही. पण आशिष सर, नाशिकचं आहेच ना आपलं अपॉइंटमेंट, त्या पेशंटला हो. आणण्यात. हं. नाही सर, गोरे सर तर तिकडचेच आहेत.
संगमनेरचे आहेत का? अहमदनगरचं आहे, नाही अहमदनगरचं आहे. हा ठीक आहे सर, मग श्रीरामपूरला आणि जाणार. मी पंचगव्य औषधी पण काही देईल. जर मुलाला जर घेऊन आले सर इकडे, तर आपण जरा नाडी चिकित्सा हम्म. करूया आणि थोडं पंचगव्य औषधी चालू करू, ट्रेडिशनल थेरपी. हो हो हो. प्रणव पटेल सरांचा एक प्रश्न परत आहे. व्हॉट्स द परफेक्ट सोल्युशन फॉर रिव्हर्स शियाटिक पेन? सर, परफेक्ट सोल्युशन आहे की परफेक्ट बॅलन्स तयार करायचा बॉडीमध्ये, आणि तो परफेक्ट बॅलन्स एक पर्टिक्युलर ऍडजस्टमेंट, पर्टिक्युलर एक्सरसाइज आणि पर्टिक्युलर प्रोटोकॉलनी होणार. प्रत्येक पेन रिव्हर्स होऊ शकतो सर, फक्त त्याला एक काय म्हणता येईल आपल्याला, एक्झॅक्ट ट्रीटमेंट देता आली पाहिजे. स्पेसिफिक वर्टिब्रा जो आहे तो प्रॉपर मॅनिप्युलेट आपण करूया. हा, प्रॉपर बॉडी वेट जर सगळ्या जॉईंट्सनी बिअर केलं, तर ऑटोमॅटिक जो एक्स्ट्रा फोर्स तुमच्या लंबरवर येतोय आणि जी डिस्क बल्ज होते, ती डेफिनेटली त्याच्यावरचा फोर्स कमी झाला तर तो बल्ज कमी होईल आणि सियाटिका नर्व जी आहे ती फ्री होईल तुमची. त्यासाठी फुल बॉडी अलाइनमेंट नेसेसरी आहे. एक गोष्ट सांगून देतो सर, की सरांचा एव्हरी संडे किंवा ऍज पर द अल्टरनेट संडे जसं शक्य होईल तर अपॉइंटमेंट्स तुम्ही बुक करू शकता नाशिक साठी. आणि सरांची प्रॅक्टिस जी आहे सर लोणीमध्ये आहे का? श्रीरामपूरमध्ये. श्रीरामपूरमध्ये आहे. तर तिथे टायमिंग काय तोही सांगून द्या सर. संध्याकाळी असतो मी 6 नंतर. माझे असोसिएट्स असतात नीरज, ते सकाळी असतात 12:30 ते 5:30 पर्यंत. बरोबर. तर इव्हन डिवाइन टच साठी पण ऍड बघून इन्क्वायरी केली असेल तरी तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर नाशिक किंवा श्रीरामपूर जे आपल्याला सुटेबल असेल तुम्ही तिथे व्हिजिट करू शकता. आणि नाशिकमध्येही ओपीडी चालतेच प्रॉपर डिवाइन टचची. नीरज शाह सर एव्हरी सॅटर्डे अवेलेबल असतात. आमचे सुद्धा फिजिओथेरपिस्ट आहेत आणि मी स्वतः 2 सिटिंग करतो. तर जसं असेल तुम्ही अपॉइंटमेंट्स घेऊ शकता. अतिशय क्रिटिकल केस असेल तर प्रायमरी ट्रीटमेंट देऊन आपण सरांची जी अपॉइंटमेंट आहे ती संडेची घेत असतो पेशंटसाठी. कोणाचे प्रश्न आहेत अजून? सर काही पॉइंट्स मी जो मेसेज आज पाठवला होता त्याच्यात मी काही क्वेश्चंस घेतलेले की आपण उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे. मराठीतच घेऊया आता. डिवाइन टच हिलिंग सेंटर मध्ये उपचार पद्धती काय आहेत, बरोबर? तर आपल्याकडे प्रामुख्याने ट्रेडिशनल बोन सेटिंग अँड बॉडी अलाइनमेंट आणि मायोफेशियल रिलीज, ओके, याच्यावर आपला फोकस असतो. आणि त्याला सपोर्टिंग थेरपीमध्ये मग कपिंग आलं, ॲक्युप्रेशर आलं, किंवा फिजिओथेरपीचे काही इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन वगैरे सगळ्याच्या गोष्टीवर असतात, ते अंडर मीच होतात. त्याच्यामुळं अनलेस अँड अंटिल मी बघितल्याशिवाय एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन किंवा कुठली फिजिओथेरपी ट्रीटमेंट होत नाही. आणि मीच बऱ्यापैकी ती मीच इन्व्हॉल्व करतो. तो एक भाग झालाय त्याचा. येस सर. आशिष सर. तर सेकंड आहे त्याचे रिजल्ट्स कसे आहेत, रिजल्ट कैसे है, तो आपने वीडियोस तो देखे होंगे मेरे यूट्यूब चॅनल. तर रिझल्ट तर खूप छान आहेत. म्हणजे 8-8 वर्षापासून 5 वर्षापासून ज्यांना प्रॉब्लेम आहेत, तर इव्हन असेही केसेस आहेत जे 300-300 किलोमीटर वरून नाशिकला आले ट्रीटमेंटला आणि फक्त एकाच सिटिंग मध्ये त्याच्यानंतर घरी जाऊन त्यांना जे प्रोटोकॉल दिलेले एक्सरसाइजचे ते त्यांनी प्रॉपर फॉलो केले 15 डेज 20 डेज साठी. आणि आज 2 महिने झाले तरी 0% पेन आहे. म्हणजे असंही सिच्युएशन होते. तर याच्यामध्ये दोघांचाही सहभाग असणं खूप गरजेचं आहे. किंवा मग आम्ही आहेतच की जो रिझल्ट तुम्हाला 4 सिटिंग मध्ये येणार आहे तो जर एकाच सिटिंग मध्ये पाहिजे, ओके. आणि तर त्याची तुमची पण इन्व्हॉल्वमेंट खूप गरजेची आहे पेशंटची. 50% काम आमचं आहे की तुम्ही एक्सरसाइज करू शकत नसता, प्रॉपर तुम्ही चालू शकत नसता किंवा मुवमेंट करू शकत नसता, ती करता येईल आणि तुम्ही पेन फ्री व्हाल इथपर्यंत काम आम्ही करतो. पण ती कंडिशन मेंटेन ठेवण्यासाठी किंवा त्या मसलला स्ट्रेंथनिंग आणण्यासाठी ज्या ज्या एक्सरसाइज आहेत ते रोजचे 15 मिनिटं तरी तुम्हाला स्वतःसाठी देणं गरजेचं आहे. सकाळी संध्याकाळी जर 2 वेळा दिले तर अजून छान रिझल्ट येतो. पुन्हा पुन्हा आम्हाला पैसे द्यायची गरज राहत नाही. ठीक आहे. तसं नॉर्मली 3 सिटिंग मध्ये खूप छान रिझल्ट येतो. मॅक्झिमम 3च्या वर आम्ही देतो. मला याच्यात अजून एक ऍड करायचं आहे, असं आहे की प्रत्येक पेशंट हा युनिक आहे.
आणि प्रत्येक पेशंटच्या युनिकनेस वरती ट्रीटमेंट अप्रोच होतो. प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या हिशोबाने ऍडजस्टमेंट किती गरजेची, कुठल्या लेवलला गरजेची, आणि प्लस त्याच्याशी रिलेटेड फिजिओथेरपी ट्रीटमेंट किंवा एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन किती गरजेचे आहे, हे ओव्हरऑल डायग्नोज करून. म्हणजे असं नाही की तुम्ही एक्सपेक्ट करत असाल की माझं हाड मोडलंय आणि हाड बसवलं जाईल. सी, फ्रॅक्चर आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जिथं सर्जरी निडेड आहे तिथं सर्जरीच केली पाहिजे. पण प्रत्येक आजाराला किंवा प्रत्येक स्पाइन रिलेटेड गोष्टीला सर्जरीची गरज नाही. येस सर. बरोबर. पुढचा क्वेश्चन तोच आहे की खरंच ऑपरेशन टाळता येते का? म्हणजे जसं आपण बोलतो, जैसे हम बोलते हैं कि विदाउट ऑपरेशन या विदाउट एलोपैथी आप हील हो सकते हो। तो ये जो एक्टिव थेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है, इससे सच में ऑपरेशन को अवॉइड किया जा सकता है? सी, आता हेच प्रश्न असा आहे की कुठल्या कंडिशन्सला ऑपरेशन सजेस्ट केलं जात आहे. तो जोपर्यंत आपण डायग्नोज करत नाही तोपर्यंत हा क्वेश्चन मार्क आहे. पण प्रत्येक पेशंटला सर्जरीची गरज आहे असं अजिबात नाही. प्रत्येक पेशंटला त्याच्या त्याच्या क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस वरती डिसाईड केलं जातं की हा सर्जरी करण्याचं. आता बरेचसे पेशंट असे असतात की जर तुम्ही माझा MRI काढला तरी त्याच्यातही 4थ्या-5व्या मणक्याला डिस्क बल्ज किंवा इंडेंटिंग थिकल सॅक नर्व रूट असेल, पण मला सर्जरी करायची गरज आहे का? अजिबात नाही. हा, जर ते 50-75% सबलक्सेशन असेल, जे फार त्याच्या पाचच्या बाजूला गेलेलं असेल, देन देर इज अ थॉट की सर्जरीने होईल. पण सर्जरी केल्यानंतरही प्रत्येकाला 100% रिलीफ भेटतं असं नाही. त्याच्यामुळं जितकं प्रिव्हेंटिव्ह इफेक्टिव्ह असेल तेवढं प्रिव्हेंटिव्ह केलं गरजेचं आहे. फ्रॅक्चर केसेसमध्ये मॅनिप्युलेशन चालत नाही, कायरोप्रॅक्टिस चालत नाही. फ्रॅक्चरमध्ये तुम्हाला लिटरली सर्जरीच करावी लागते. हा, सर्जरी झाल्यानंतर फिजिओथेरपी ट्रीटमेंट किंवा आपण MFR ट्रीटमेंट किंवा ही सगळ्या गोष्टी त्या नंतरच्या भागाच्या आल्या. दॅट इज पोस्ट ऑपरेटिव्ह प्रोटोकॉल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे, मणक्याची किंवा गुडघ्याची गादी भिजली किंवा सरकली म्हणजे नक्की काय होते व ती पुन्हा परत तयार होऊ शकते का? हा, लिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलायटिस, स्पॉन्डिलोसिस हे बरेचसे टर्म्स आपल्यामध्ये येतात. लिस्थेसिस म्हणजे मणका सरकणे, मणक्याची चकती बाजूला जाणे. मणका कसा असतो? मणका सँडविच सारखा असतो. वरती पण एक ब्रेड असतं, खाली पण एक ब्रेड असतं, आणि मध्ये चीज असतं. चीज म्हणजे तुमचं चकती झाली. ज्यावेळेस सँडविचला वरतून जास्त प्रेशर झालं तर ते बाहेरच्या बाजूला येतं. तो तेवढा भाग आपला नर्वला जर इम्पेज करत असेल तर आपल्याला दोन प्रकारे ट्रीटमेंट करता येते. एक, त्याची ताकद या सस्पेन्शन वाढवणं म्हणजे त्याच्यावरचा भार कमी करणे. दुसरं आहे की फार जर त्याच कोणाचा तरी आवाज, सर म्यूट करता का तेवढं? हो, एक मिनिट सर, तुम्ही अनम्यूट करून घ्या, मी सर्वांना mute. ओके. सर म्यूट आहात तुम्ही. आता आवाज येतोय? हो. हा, तर चकतीवरती लोड आला, कितीपत लोड आलाय, त्याच्यानंतर लॅमिनेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसिजर आहे, पण ती पण फार फार रेअर केसमध्ये वापरली जाते जेव्हा फार जास्त डिस्क प्रोलॅप्स असेल. हा, आता दुसरी चकती परत वाढते का? नाही, चकती वाढत नाही, पण जिथं चकतीमुळे होणारा त्रास आहे तो थांबतो. बेसिकली आपण जसं कायरोप्रॅक्टिस म्हटलं ना, की ऑप्टिमम लेवलला जर तुम्ही आणलं तर होणारे त्रासाचं कॅटास्ट्रॉफी बंद होऊन जाते. हेच बेसिक आहे की चकती काय परत मणका आज सरकला म्हणजे चकती त्याच्याबरोबर सरकली तसं नाही. त्याच्यावरती होणारा जो दाब होता किंवा जो ताण होता तो कायरोप्रॅक्टिस आणि ट्रीटमेंटनी पूर्वपदावरती येतो. दुसरा आहे गुडघ्याची गादी फाटलेली आहे. आता तो प्रश्न असा आहे, कुठल्या लेवलला किती फाटलेली आहे. त्याच्यात मेनिस्कल टेअरचे पण ग्रेड्स असतात. ग्रेड 3 किंवा ग्रेड 4 टेअर असेल तर त्याला आर्टिक्युलरली इंजेक्शन देऊन परत ती गादीचं सिमेंटिंग करावंच लागतं. पण ग्रेड 1-2 असेल तर ते 1-2 आहे तिथंच थांबतं. बाकीच्या गादीवरती तो लोड येत नाही. काळांतरानंतर जसं जसं त्याचा लोड कमी होतो, हिलिंग फॅक्टरनी हळूहळू ती पूर्वपदावरती येते. सर ते बरोबर आहे, पण मोस्टली आता तुम्ही बघितलेले असाल की पेशंटला लगेच ऑपरेशन सजेस्ट केलं जातं. म्हणजे काही काही वेळ न लावता, आणि हो. त्याच्यानंतर पेशंट जवळजवळ 8 वर्ष काढून घेतो त्याच हम्म. कंडिशन मध्ये. इव्हन हो. दो त्याच्यानंतर आम्ही जेव्हा ट्रीट करतोय तर आता मागचे 6 महिने होऊन गेले तरी पेशंटला काहीच एक्झॅक्टली माझं म्हणणं तेच होतं की प्रत्येक पेशंट हा युनिक असतो.
काहींना डायग्नोज जरी झालेलं असलं, तर माझे 3-4 फ्रेंड्स आहेत ज्यांना ऑलरेडी लिस्टोसिस डायग्नोज होतं आणि ते स्ट्रेचरवरती ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेले होते. पण माझ्यावरती विश्वास म्हणून ते परत आले. निव्वळ फक्त एक्सरसाइजने ते आता व्यवस्थित चालू आहे आणि त्यांचं ऑपरेशन टळलंय. आता हे 15 वर्षे झालेत त्यांना बिगर ऑपरेशनचे. हाच फॅक्टर आहे की आपण किती घाबरायचं आणि कुठपर्यंत घाबरायचं. प्रत्येक गोष्टीला आन्सर आहे. मी तेच म्हटलं की प्रत्येक गोष्टीला ऑपरेशन आहे अशी गरज नाही, पण काही वेळेस ऑपरेशन हे गरजेचं असतं. बरोबर. आपले सांधे पूर्ववत होऊ शकतात का? आपले सांधे आपल्याच हातात आहे. आपलं वय पूर्ववत होत नाही, पण आपलं वयाची जी क्वालिटी आहे किंवा लाईफ क्वालिटी आहे ती वाढवू शकतो आपण. तशीच गंमत आहे. एकदा जर सांधे तुमचे झिजले आहेत, त्याच्यावरती होणारा भाग किंवा तो ताण आपण कमी करू शकतो, जेणेकरून होणारा त्रास आहे तुमचा तो तिथंच थांबणार आहे आणि पुढे वाढणार नाही. वय वाढलं तर ते रिव्हर्स येत नाही. तसेच सांध्यांची झीज झाली ती रिव्हर्स येत नाही, पण त्याच्यामध्ये वंगण तयार करून सांधे व्यवस्थितरित्या फंक्शन करण्यासाठी मदत तर 100% मिळते. बरोबर. आणि आता महत्वाचं सर, की ज्यांना त्रास आहे किंवा ऑपरेशन सांगितले, काही हेल्थ इश्यू आहे, त्यांनीच फक्त बोन सेटिंग किंवा मायोफेशियल रिलीज घेतलं पाहिजे. बोन अजिबात नाही. सेटिंग हां. ही ज्यांना काही त्रास नाही असे हं. वाटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी सुद्धा किती गरजेची आहे? बोन सेटिंगचा हिशोबच असा आहे, की जगात व्याधी नाही असा कोण नाही. प्रत्येकाला कुठली ना कुठली व्याधी आहे आणि प्रत्येकाला कुठला ना कुठला प्रॉब्लेम आहे. असं कोणीच नाही म्हणणार आहे, की मला इथं दुखत नाही किंवा तिथं दुखत नाही. 99.9% लोकांना मोबाईल एक्सपोजरमुळे इतका त्रास झालेला आहे. त्याच्या तो एक बेसिक फॅक्टर आहे, की बऱ्याच जणांना मानेचा त्रास सुरू झालेला आहे. म्हणजे लहान मुलांना सुद्धा तुम्ही जर बघितलं त्यांना दप्तराचं ओझं कमी होतं, तर मोबाईलचं ओझं वाढलंय. त्याच्यामुळं सुद्धा ॲडजस्टमेंट ही अशी गोष्ट आहे, ही प्रत्येकाने जसं आपण म्हणतो ना, की एखाद्या ठिकाणी आपण गेल्यानंतर जरा बरं वाटतंय किंवा आपल्याला थोडंसं फ्रेश वाटतंय, तर आपल्याला परत जावंसं वाटतंय. तसाच हिशोब बोन सेटिंगचा आहे. तुम्ही वारंवार जर करत राहिले, तर ऑप्टिमम लेव्हलला तुम्ही काम करणार आहे. ऑप्टिमम लेव्हलला हे आयुष्य जगणार आहात. बरोबर. ठीक आहे. तर म्हणून जसं गाडीचं आपण अलाइनमेंट करतो रेग्युलर बेसिसवर, व्हील अलाइनमेंट, आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं, की ते चाकं येते जास्त काळ टिकतात गाडीची. बरोबर. इव्हन दो इंजिन पण गाडीचं चांगलं परफॉर्म हो, करतं, बॅलन्स हो. होतं. त्याच पद्धतीने आपल्या बॉडीच्या पण सर्व जॉइंट्सची अलाइनमेंट आणि सर्व मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टम कव्हर करायची, म्हणजे मसल्सचा पेशिया जर आपण रेग्युलर बेसिसवर रिलीज करत राहिलो, त्यासाठी तुम्ही मेहनत घेताय, स्ट्रेचिंग करताय, ही गोष्ट वेगळी आहे, हे तर आहेच. पण आपण प्रॉपर तज्ञाकडे जाऊन पण जर दर महिन्याला रेग्युलरली अशी सिटिंग घेतली, तर पुढील बराचसा काळ उतारवयापर्यंतही आपले सगळे जॉइंट्स प्रॉपर फंक्शन करतील. कोणावरही अवलंबून राहायची वेळ आपल्यावर येणार नाही. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर आहे सर, कोणती टेस्ट किंवा रिपोर्ट कधी करावा किंवा गरज नसतानाही आपण करतोय का? बऱ्याच वेळेस असं होतं, जसं मी मगाशी म्हटलं ना, केमिकल टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, ह्या सगळ्या गोष्टी. हे बघा, कुठल्याही गोष्टी सपोज तुम्ही आज ब्लड टेस्ट केली, तर उद्या करायची गरज नाही. हां, पण उद्या जर दुसरी टेस्ट सांगितली असेल आणि ती त्याच्यावरती डायग्नोसिस येत नसेल, तर करणं गरजेचं आहे. आता हेच प्रश्न असा पडतो, की कुठल्या टेस्ट केल्या पाहिजे? असं काही लॉजिक नाही, की हे केलंच पाहिजे. पण आता फॉर एक्झाम्पल एम-आर-आय जर तुम्ही 3 महिन्यापूर्वीचा किंवा 2 वर्षापूर्वीचा केलाय, तर लगेच नवीन एम-आर-आय करायची गरज नसते. कारण 2 वर्षामध्ये तेवढाच तुमचा इम्पॅक्ट दिसणार आहे. हां, अनलेस अँड अंटिल जर तुम्हाला मार लागलेला असेल त्या ठिकाणी, तर थोडाफार बदल होऊ शकतो किंवा फ्रॅक्चरची केसेस जर असेल, तर एम-आर-आय करावं. तसंच ब्लड टेस्ट जर तुम्ही आता नॉर्मली हिमोग्लोबिन टेस्टिंग केली आहे, तर परत हिमोग्लोबिन टेस्ट करायची गरज नाही. कोणती टेस्ट कधी करायची हा प्रश्नापेक्षा कुठली टेस्ट आपण कधी केली हे महत्त्वाचं आहे. सपोज आपण एखाद्या डॉक्टरकडे गेलो, आपण सेकंड ओपिनियनला जातोय आणि त्याच्यामध्ये पण तेच डॉक्टर जर तीच टेस्ट सांगतायत, तर त्याच्यामधला पॅरामेट्रिक टेस्ट बऱ्याचशा असतात. ही फार बारीक गोष्टी, म्हणजे आपण एकदम वेगली नाही बोलू शकत, की हीच टेस्ट ती आहे. पण आपल्याला जर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, की ब्लड शुगर आहे आपल्याला आणि 2 दिवसापूर्वी आपण ब्लड शुगर लेव्हल केलं होतं. आत्ता करायची गरज आहे का? डेफिनेटली आत्ता करायची गरज आहे. कारण तुम्ही आत्ता काय कंडिशनला आहात आणि 2 दिवसापूर्वी काय आहात, तो फरक असतो. पण हिमोग्लोबिनचं तुमचं 2 दिवसात वाढणार नाही किंवा 2 दिवसात कमी होणार नाही. हां, प्लेटलेट काउंट्स असतील, WBC काउंट्स असतील, यावेळेस तुमचं ते डिफर करतं. म्हणून तो पॅरामीटर डिफर करतो प्रत्येकाला, की कधी कुठली टेस्ट करायची. गरज नसताना बऱ्याचशा
गोष्टी केल्या पण असतील किंवा होत असतील तो वेगळा विषय, पण युजली आपण त्याच्यातले अभिज्ञ आहोत, तर त्यावेळेस ते विचारायला पाहिजे की आपण कुठली टेस्ट कधी करतोय किंवा का करतोय. सर आणि अननेसेसरी रेडिएशन घेत राहतो अंगावर, कारण की डॉक्टर चेंज झाला की प्रत्येक डॉक्टर काय सांगतो नवीन रिपोर्ट करायला. तर हे पण अवेअरनेस लोकांना कमी आहे की आपण किती रेडिएशन मध्ये एक्सपोज झालं पाहिजे. कारण मी बघतो की 3-3 डॉक्टर चेंज केलेले असतात मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये, हं. आणि तिघांनी MRI काढायला लावलेला असतो. म्हणजे याच्यामध्ये मग पेशंटला किती प्रॉब्लेम्स क्रिएट होत आहे इंटरनली, काय वाटतं तुम्हाला? माझ्या मते तरी MRI अशी गोष्ट आहे, जसं मी म्हटलं की MRI मध्ये फार इझिली चेंजेस होत नाही अनलेस अँड अंटिल ट्रॉमा झालेला असेल. तर सपोज 1 महिन्यापूर्वीचा MRI असू द्या, नाहीतर 6 महिन्यापूर्वीचा MRI असू द्या, फार फरक पडत नाही. हां, पण त्याच्यामध्ये परत तोच प्रश्न येतो की कुठं काही इंजुरी झालेली असेल किंवा कुठलं इन्फेक्शन तयार झालेलं असेल, ते इन्फेक्शन 6 महिन्यामध्ये डेव्हलप झालेलं असेल किंवा ट्युमरचं असेल, तर MRI रिपीट केला जातो. त्याचे सर साइड इफेक्ट्स पण आहेत ना बॉडीवर. असं म्हटलं जातं की 3 पेक्षा जास्त MRI लाईफ मध्ये मोस्टली करायला नको. नाही, बरोबर. हे हे असं मिथ आहे बरं का, की साइड इफेक्ट्स हे बघा, आता आपण जे आता वापरतोय इंटरनेट, त्याचे सुद्धा साइड इफेक्ट्स आहेत आपल्या ब्रेनवरती, बरं का. पण ते कितपत वापरतोय आणि कुठपर्यंत वापरतोय आणि कसं वापरतोय त्याच्यावरती. आता राहिलं गोष्ट MRIची. MRIचं एक्सपोजर ऑब्व्हियसली MRIचं ही कुठलीही रेडिओलॉजी एक्सपोजर हे चांगलं नसतंच. शक्यतो टाळावं. पण असं काही नाही की 3 झालेत म्हणजे फार काय होतं. आता काही-काही पेशंटला कसं असतं, मल्टी ट्रॉमा जर असेल, तर त्याला कंटिन्युअसली 6-6 महिन्याला MRI करावा लागतो. मल्टी ट्रॉमा म्हणजे रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंटमध्ये. मग त्यावेळेस ते गरजेचं पण असतं. पेशंटला त्याची काय प्रोग्रेस आहे ते कळतंय, ऑपरेटिव्ह कधी करायचं ते कळतंय. सर आता जनरली होल स्पाईनसाठी हं, जिथे कमीत कमी 5 ते 6 हजार किंवा जास्तच जातात पेशंटचे, हं, तर नाशिकमध्ये आपण नाशिकचं जे डिपको हॉस्पिटल आहे, बाळासाहेब हं, ठाकरे हॉस्पिटल नवीन हं, झालं, तर तिथे आता एक सुविधा चालू केली आणि आपलं कोलॅब पण आहे. हं. तर फक्त 1000 रुपयातच फुल स्पाइन स्क्रीनिंग चांगलं, MRI आपल्याला मिळतोय. तर ही चांगली पण गोष्ट गोष्ट आहे. मी इथे सांगू इच्छितो. ठीक आहे. तर जो उरलेला जो 4-5 हजार खर्च आहे ना, हं, हं. त्याच्यापेक्षा कमी खर्चात पेशंट आपल्या 3 सिटिंग घेऊन घरी जातो. हं. मुळात काय होतंय, की आपल्याकडं किंवा कुठल्याही अशा ट्रीटमेंटकडे पेशंट कधी येतोय, ज्यावेळेस सगळ्या गोष्टी त्याच्या झालेल्या असतात आणि तो त्याच्यातून फार चरख्यासारखा निघालेला असतो. त्याच्यात पेशंटचेही काही दोष नाही त्याच्यात. कारण बऱ्याचशा गोष्टी आता ह्या मार्केटमध्ये चालतात किंवा काय तो वेगळा भाग. पण बेसिकली सायकॉलॉजी अशी राहते पेशंटची, की लवकर फरक पडावा आणि म्हणून तो डॉक्टर टू डॉक्टर जातो. सर काय झालंय, आपली जी ऍक्टिव्ह थेरपी आहे, जिथे कोणतेही औषधं दिले जात नाहीत ॲलोपॅथी, हं, तिथे तिला लोकांनी किंवा सगळ्यांनीच अल्टरनेटिव्ह थेरपी म्हणून संबोधले गेले. त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम आहे. हं, आणि जसं पहिले पूर्वीच्या काळात एखादी व्यक्ती पडली, झडली किंवा काही मुरगळला पाय वगैरे किंवा हं, मणक्याला मार बसला, तर ते हाडवैद्याकडे जायचे आणि अ, त्याचं पेन रिलीफ करण्यासाठी शेवटी त्याला काय करावं लागायचं, बॉडीची अलाइनमेंट प्रॉपर झाल्याशिवाय ती हं, नर्व जी काय त्याची कंप्रेस झालेली आहे किंवा जो काय प्रॉब्लेम होतोय, तो पेन मॅनेजमेंट होऊच शकत नव्हतं. म्हणून तेव्हा काय व्हायचं, की लगेच बॉडी अलाइन होऊन जायची हं, आणि हं, लोकं आपल्या कामाला लागायचे. पण आज काय होतंय, की पेन व्हायला लागलं कमरेला, तर सर्वात पहिले ते मेडिकलवर जातायत गोळी घ्यायला. हं, ओके. किंवा ॲलोपॅथी घेतल्यानंतर त्यांना वाटते, की बाबा पेन मॅनेज झालं म्हणजे क्युअर झालं. पण मग तेच जे मिसअलाइनमेंट झालेलं आहे, हं, ते मग पुढे जे लंबरला झालंय, ते हळू-हळू सर्व्हायकल पर्यंत रिफ्लेक्ट होतं किंवा खाली अ, गुडघ्याकडे मग तो प्रॉब्लेम दिसायला लागतो. आणि नंतर मग हळू काय असतं, की एखाद्याच्या अँकलला प्रॉब्लेम असतो, मुरगळलेला हं, असतो कधी 5 हं, वर्षापूर्वी. हं, हं, आणि 5-8 वर्षानंतर त्याच्या नेकला पेन झालेलं असतं आणि मग तेव्हा हं, हिस्ट्रीमध्ये कळतं, की याची अलाइनमेंट हं. फूटमध्ये जी होती ती बदललेली होती आणि त्याच्यामुळे ते पेन जे आहे ते हं. नेकपर्यंत आलं. जसं कायनेटिक चेनचं आपण हो, 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 घेतलं. हो. तर ते थोडंसं आपण एक्सप्लेन करूया पेशंटला किंवा ज्यांनी कनेक्ट केलं आहे, की कसं प्रॉपर अलाइनमेंट होणं बॉडीची, की पायाला जरी तुमची अलाइनमेंट बिघडली, तरी तुमची मान कशी दुखू शकते किंवा पायाची अलाइनमेंट जर ठीक केली, तर ऑटोमॅटिकली मानेचं दुखणंही ठीक कसं होऊ शकतं. नाही, याच्या मागचं बेसिक कन्सेप्टच हा सायन्स सांगतो बायोमेकॅनिक्स. बायोमेकॅनिक्स ही अशी गोष्ट आहे, की
मेकॅनिक्स म्हणजे मशीन आहे. आपलं लाईफ एक किंवा एक बॉडी एक मशीन आहे. त्या हिशोबाने प्रत्येक जॉईंट, प्रत्येक मसल, प्रत्येक टिश्यू ही इंटरकनेक्टेड आहे. एकाला इजा झाली त्याचा इफेक्ट दुसऱ्या बाजूला 100% होणार आहे. जसं मी माझ्या एक स्लाइडमध्ये सांगितलं की पायाला ठेच लागल्यानंतर तुमचं चालायची पद्धत बदलते. ती चालायची पद्धत बऱ्याच काळ जसं तुम्ही अडॅप्ट करतात, हळूहळू तीच पद्धत तुमच्या स्नायू अडॅप्ट करतात. आपली स्नायू कंटिन्युअसली अडॅप्टेशन मध्ये राहतात. चुकीची पद्धत 1-2 दिवस वापरली तर तो हा प्रकार त्रास वाढतो. म्हणजेच स्पाइन ऍडजस्टमेंट किंवा अँकल ऍडजस्टमेंट केल्यानंतरही त्याचा इफेक्ट, जसं म्हटलं, एक सिंगल ऍडजस्टमेंट किंवा करेक्शन विल एफेक्ट किंवा चांगलं आहे की कुठं ना कुठं त्याचं वाईडर ऍस्पेक्ट मध्ये इफेक्ट जाणवेल. प्रश्न आलाय की मला मायग्रेनचा प्रॉब्लेम आहे, नेहमी डोकं दुखत असताना मान फार दुखते, नेहमी शीर ही खूप दुखते, त्यावर ट्रीटमेंट होऊ शकते? 100% होऊ शकते सर. सर्वायकल रॅडिक्युलोपॅथी किंवा सर्वायकल हेडेक म्हणतो आपण त्याला, तो 100% होऊ शकतो. सर या क्वेश्चन साठी माझ्याकडे एक व्हिडिओ पण आहे. जस्ट मी सेम कंडिशनचं एक पेशंट ट्रीट केलं. लेडी आहे, अक्षरशः त्या आल्या तेव्हाही त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं की त्यांना किती हेडेक आहे. आपण करूया तो प्ले. तोवर कोणी दुसरा क्वेश्चन आहे का कोणाचा? आपण विचार. अजून कोणाचा क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता, अनम्यूट करू शकता, हँड राईज करू शकता. नाव सांगा. नमस्कार, माझं नाव मेघना वाटोगणे. तुम्ही इथे आले तेव्हा कसा त्रास होता तुम्हाला आणि काय काय त्रास होता? हो, मला मायग्रेनचा त्रास होता आणि शोल्डर फ्रीज झाले होते आणि नी पेन पण होतं थोडं आणि जॉईंट पेन पण होतं. तर आपण आता इथं तुमची बोन सेटिंग केली, तुम्हाला कसं रिलीफ भेटला बोन सेटिंग नंतर? सरांकडे आल्यावर मला खूप छान रिलीफ वाटला. म्हणजे त्यांनी जी ट्रीटमेंट केली, माझ्यावर जे उपचार केले ते प्रॉपर जे त्यांनी ओळखून उपचार केले तर मला चांगलं वाटलं. म्हणजे ते उपचारानंतर तरी आता तुम्हाला साधारण तुमच्या पेननुसार किती पर्सेंटेज तर तुम्हाला रिलीफ आहे मला पहिल्याच सेटिंग? 80% फरक पडला. कारण की म्हणजे मी फर्स्ट टाईम आली तरी मला एवढा फरक पडला. आता बघू सरांच्या सेकंड ट्रीटमेंटला मग यावंसं वाटतंय, कारण बरं वाटतंय. आणि तेव्हा मायग्रेन होतं तुम्हाला, हां, हेडेक होत होतं, हेडॅक होत severe? होतं, सिव्हिअर हेडॅक होत होतं. पण आता म्हणजे मी 80% हेडॅक कमी किती वेळ झाला. लागला म्हणजे मी तुमची ट्रीटमेंट सरांनी माझी ट्रीटमेंट केली तर मला ओके सर, एक क्वेश्चन आला. सर, नाभि खिसक जाने का जो इन्होंने बोला है, तो डेफिनेटली हम उस पर काम करते हैं। डिवाइन टच हीलिंग सेंटर में बहुत सारी मल्टीपल थेरेपीज हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें मायोफेशियल रिलीज है, मसाज थेरेपी है, तो उसमें और कोई ट्रेडिशनल थेरेपीज भी बहुत सारी होती है जिसमें नाभि सेट की जाती है। तो ये तो रूट कॉज है बहुत सारे हेल्थ इशू का, या बहुत से मिस अलाइनमेंट्स जो है बॉडी में, उसका ये साइड इफेक्ट भी है कि नाभि खिसक जाना। तो मैंने जैसे बोला कि एक पेशेंट थे, तो नाड़ी चिकित्सा भी हम करते हैं या फिर नाभि चिकित्सा करते हैं, तो ये आपको मिलेगा। और पंचगव्य चिकित्सा भी हमारे यहाँ पे होती है। ठीक है, जब बॉडी अलाइन होती है ना तो ऑटोमेटिकली नाभि भी वो केस में, बहुत से केस में अलाइन हो जाती है। फिर उसके लिए आपको कुछ योगा पोजेस भी हम बताते हैं। ये बार बार क्यों होता है? वही है सर, एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको सर। नाभि जो ॲबनॉर्मल पोस्चर, ॲबनॉर्मल सिटिंग पोस्चर, मसल टाइटनेस, स्ट्रेस, ऑटो सजेशन, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये सारी चीजों की कारण होता है ये सारी चीज। मैं बोला ना, कोई भी उसमें इम्यून नहीं है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये ठीक होने जैसे है। हाँ, एक बार वापस है कि अलाइनमेंट करने के बाद अगर आप प्रॉपर पोस्चर नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अनड्यू स्ट्रेस और ऑटो सजेशंस हो रहे हैं, तो वापस वो चीज बैक टू नॉर्मल ही होने वाली, मतलब जैसे था वैसे ही होगी। क्यों?
कि अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट का पैरामीटर यही रहता है कि आप सस्टेन एक्सरसाइज करते रहें, स्ट्रेचिंग करते रहें। एक बार एडजस्टमेंट हो गया, 15-20 मिनट आपने वॉकिंग कर ली। ब्रीदिंग पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी ब्रीदिंग पैटर्न गलत है तो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके सर, ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेरीज ले लिए हैं, जी जी। तो क्विट करते हैं। और जैसे जिनको भी सर का अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको सबको व्हाट्सएप आया है या जहाँ से भी लिंक शेयर की गई है, आइदर वो बैनर है या फिर व्हाट्सएप का मैसेज है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए। सर का अपॉइंटमेंट जो है एवरी संडे, एवरी अल्टरनेट संडे नासिक में होता है। आपको कॉल कर लेना है और जैसे भी अपॉइंटमेंट से आपको दी जाएगी। एक दिन में 20 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं लेते। थैंक यू सर, थैंक यू पटेल थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट प्रणव सर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आप कुछ, प्रणव सर, आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, एक्टिव फीडबैक? कैसा लगा आपको सेशन, और ये जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? सर आप ओरली थोड़ा बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग में भी आएगा। प्रणव सर। ऑडियो यस, ऑडियो। ओनली ऑन ऑडियो सर, वीडियो नॉट नेसेसरी। Hello. Yes, you both gave very great knowledge and you solved all the questions of participant. बहुत अच्छा लगा सेशन अटेंड करके। एंड जो नॉलेज मतलब यूट्यूब से आधा अधूरा मिल रहा था वो प्रॉपरली स्लाइड शो के अंदर क्लियर हुआ। ओके, एंड डेफिनेटली हम विजिट जरूर करेंगे आपके सेंटर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर थैंक्स फॉर हमारा ही टाइम, ये योर इसमें नॉलेज, हमारा थैंक्स ही फॉर स्वार्थ योर है। टाइम। इसमें सर ना हमारा ही स्वार्थ है, क्योंकि काउंसलिंग में जो पेशेंट का टाइम जाता है ना हमारा, तो वो टाइम हम ट्रीटमेंट को दे सके, इसलिए अभी हम वेबिनार में ही फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई काउंसलिंग का एक्स्ट्रा मत पे करो, यहाँ पे समझ लो क्या है एग्जैक्टली। ओके, और फिर जो है काम हो जाएगा। Right, sir. Right, sir. Exactly. ओके, Really feel great. Everybody, good night. Sweet dream. थैंक यू सर। थैंक यू।